Hello, everyone. So we are continuing now our rural development topic. We have to continue with fisheries. Animal husbandry we have finished. These you all are knowing fisheries are famous in southern part of India because that area is covered with water. So West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu are the principal places where fisheries are common for the livelihood. Means that area persons mainly basic work is like fisheries. They are earning their livelihood. They are earning their income through the fisheries only. So progressive increase in the budget by the government of India and innovations in fisheries and aquaculture has led to development of this sector. तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने बहुत सी प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ करी, जैसे आजकल आपको बहुत सी ये एक्वाकल्चर लाइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और इनमें जॉब्स भी निकलते जा रहे हैं. सो फिशरीज़ की डिमांड बढ़ने लगी, फिशरीज़ का गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी और ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गई. एट प्रेजेंट टोटल फ़िश प्रोडक्शन हमारे यहाँ 9% है हमारी जीडीपी का. 9% हमें फिशरी 0.9% मतलब मान लो लगभग 1% हमारी कंट्री की जीडीपी जो है फ़िश के थ्रू अर्निंग हो रही है. फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्सेज एंड मैराइन सोर्सेज ऑफ फिशिंग. तो फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सोर्सेज इनमें बढ़ते जा रहे हैं. Inland sources means river, lake, streams, while marine sources means seas and ocean. They are the main sources through where they are going to take out the fishes. Inland contributes 65% of total value of fish production while 35% through the marine. मतलब सी और ओशन से 35% उन लोग अर्निंग करते हैं और 65% अपना रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम से करते हैं. सो टुगेदर दीज सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़. तो ये इनलैंड और मैराइन सोर्सेज को अगर हम ऐड कर लें तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, वाटर बॉडीज़, which are regarded as a mother or a provider by the fishing community. तो फिशिंग कम्युनिटी के लिए ये मदर है जहाँ से उनको चीज़ें मिलती हैं और जिसको बेचकर वो अपनी अर्निंग करते हैं. तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वुमेन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिश. Through their involvement in fish marketing is quite substantial. About 60% of the workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. So फिशिंग एक ऐसा काम है जहाँ पे वुमेंस भी वर्कआउट कर रही हैं और 60% एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से हो रहा है फिशिंग का और 40% हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं. जो काम कौन कर रहा है, वुमेन्स आर ओनली इन्वॉल्व इन दैट. But fishing community continues to be one of the most backward community in the country. मगर इन लोगों की जो है बैकवर्ड इकनॉमी कहलाती है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है. क्यों? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है. रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट. अगर फिशेस नहीं मिली तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मिली तो अर्न कर लेंगे. तो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, इनकी इनकम बहुत कम होती है और इन लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं हाई रेट ऑफ इलिटरेसी के कारण. सो दीज सेक्टर्स फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स एंड द इशू फ्रॉम ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. आजकल क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन से फिशेस की डेथ हो जा रही हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो वाइड स्प्रेड इंडेप्टनेस ऑफ फिशिंग कम्युनिटी मेक फिशिंग अ वल्नरेबल ऑक्यूपेशन. तो यहाँ के लोगों का जब मेन सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो इन लोग लोन लेकर अपना खर्चा चलाते हैं, तो ये डेप्टेड हो जाते हैं, इंडेप्टेड. और ये इसीलिए सबसे लो ग्रुप माना जाता है वर्किंग क्राइटेरिया में क्योंकि इन लोगों की इनकम बिल्कुल फिक्स नहीं है. क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड टू द फिशिंग कम्युनिटी दैट ब्रेक्स विशियस सर्कल ऑफ इंडेप्टनेस. इनको अगर लोन भी मिलता है तो इन लोग उस लोन को वापस नहीं कर पाते तो वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं. माइक्रो फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं इनको, तो वो भी इन लोग क्रेडिट जो होता है उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते. फिशिंग टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड. तो हमें इनके लिए कोई टेक्नोलॉजी और अपग्रेड करनी चाहिए ताकि ये कम्युनिटी आगे बढ़ सके. फिशिंग इज़ क्लियर.
Now horticulture we think. So horticulture is the another alternative. ये एक और दूसरा alternative है through which they are able to earn their livelihood. So horticulture एक source of employment बन चुका है. Source of employment means इसके through भी लोगों को jobs मिलती हैं. सो इट इज़ मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो इसका मतलब होता है आप क्रॉप प्रोडक्शन से डाइवर्सिफाई हो रहे हो. मतलब अनाज जो हम उगाते हैं उसकी जगह हम दूसरी चीज़ें उगाना चालू कर रहे हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ी रहें. सो अंडर दिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. इसके अंदर क्या होता है, मतलब हम वीट, राइस, पल्सेस ना उगाकर हम क्या उगाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. हम इन चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगे. तो जब हम इन चीज़ों को कल्टीवेशन करेंगे सो हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जा रही है, क्योंकि ये कुछ हटकर इनकम हो जा रहा है. ओवर टाइम देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर. तो हॉर्टिकल्चर का एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है. जीडीपी 6% इंडिया की जीडीपी हॉर्टिकल्चर से है. मतलब हॉर्टिकल्चर इतनी इनकम दे रहा है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को कि 6% हमारी इनकम किसके थ्रू हो रही है, हॉर्टिकल्चर बिजनेस से हो रही है. प्रेजेंटली इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ये लाइन मार्क कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है इंडिया हॉर्टिकल्चर में किस पोजीशन में है. तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ fruits and vegetables in our country. We are emerging as a leading producer of mangoes, bananas. तो ये लाइन भी मार्क करिए, आप क्या क्या प्रोड्यूस करते हो. मैंगोज, बनानास, cashew nuts, coconuts and variety of spices. We are rich in this type of product. High crop productivity led to golden revolution. एक क्वेश्चन आता है, what do you mean by golden revolution? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन मीन्स 1991 से 2012 में हमारी कंट्री की इनकम जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से हुई थी. अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हुई थी. तो जो इनने कभी सोचा भी नहीं था फार्मर्स ने कि हमें इससे भी इतनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है. तो उस पीरियड को इनने गोल्डन रिवॉल्यूशन का नाम दिया है. आ गया समझ में गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है. सो high crop productivity led to golden revolution in 1991 to 2012. Doubtless horticulture is an important means of sustainable living in rural area. तो रूरल एरिया में ये फ्यूचर डेवलपमेंट का एक अच्छा सोर्स बन गया है अर्निंग करने के लिए. देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम लेवल. लोगों की इनकम्स बढ़ गई इससे. शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज़ रिड्यूस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे पैसों के कारण, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई थी इससे हॉर्टिकल्चर से. दिस हैज़ ओपन अ न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन. न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ गई वुमेन्स के लिए. It is note that nearly 20% of rural employment is generated by horticulture. तो हमारी कंट्री में कितने परसेंट पॉपुलेशन हॉर्टिकल्चर में वुमेंस लगी हैं, 20% रूरल एरिया की वुमेंस हॉर्टिकल्चर के काम में हो गई हैं, जिसमें इन लोग फ्लावर्स लगाते हैं, नर्सरीज बनाते हैं, हाइब्रिड सीड्स एंड देन टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सब काम करते हैं. However, an alarming fact is that bulk of acreage under horticulture has expanded the cost of pulses. तो इसके कारण ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण पल्सेस के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉजिंग अ सीवियर शॉर्टफॉल. पल्सेस फिर कम, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है और उसकी डिमांड ज़्यादा है. तो कट इन देयर कंजम्पशन ओइंग टू हाई प्राइजेस विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द बल्क ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया रिलाइंग ऑन वेजिटेरियन डाइट. एनहेंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वहाँ पे पल्सेस के रेट ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रोटीन सोर्स है जो वेजिटेरियन लोगों का एक यही सोर्स है. अगर वो भी महंगी कर देंगे तो उन लोग वो भी ख़रीदेंगे नहीं, तो प्रोटीन की लैक ऑफ डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो उसके साइड में रख कर फिर लोगों ने हॉर्टिकल्चर पे इन्वेस्ट करना साथ में और चालू करा, जिससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी और ये एरिया आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करके हाई डेवलपमेंट करवा सकता है. सो हॉर्टिकल्चर इज़ ऑल्सो क्लियर. Upstairs box 1 Tanwa is given and in box Golden Revolution is given. So these two things you have to read. Tanwa का full form आता है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर.
जो तमिलनाडु में चालू हुआ था कि वुमेंस को ट्रेनिंग देनी है फार्मिंग से रिलेटेड, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना है, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू रेज एम्प्लॉयमेंट। इनने सोचा था इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तमिलनाडु में बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, स्पेशलाइज नॉलेज मिलेगी। तो वुमेन्स आर फॉर्मिंग फार्म वुमेन ग्रुप्स, तो उनने एक वुमेन ग्रुप्स बना लिया जो एसएचजी के टाइप में कर रहे हैं और जो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फंड देकर उनको प्रमोट कर रहे हैं। Tanwa is clear? So now our last topic is organic farming. Organic farming का मतलब क्या होता है? Organic farming means use of less chemical fertilizers, pesticides. इनका यूज़ कम कर दो, मैन मेड मैन्योर, काउ डंग, प्योर चीज़ों का यूज़ बढ़ा दो, जिससे प्रोडक्शन भले ही कम होगी मगर प्योरिटी होगी, हेल्दी होगी, तो उस चीज़ को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अपने बैलेंस, सोसाइटी के बैलेंस, एनवायरनमेंट को बैलेंस रखो। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है बिकॉज ये प्योर फार्मिंग है, इसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं हुए हैं। इट विल गिव पर्सन अ फुल डाइट, फुल न्यूट्रिशियस। हेयर दे आर यूजिंग एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट फॉर द ऑर्गेनिक इनपुट, रॉ मटेरियल्स ये प्योर वाले यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स, वो क्या क्या छोड़ दे रही है, क्या क्या यूज़ नहीं कर रही है, केमिकल इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट केमिकल इनपुट्स एंटर द फूड सप्लाई, पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि केमिकल इनपुट्स जो हैं ये मतलब केमिकल यूज़ करने से क्या होता है, फूड सप्लाई में एंटर हो जाते हैं वो केमिकल, वाटर सोर्सेज को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि उन लोग भी खाते हैं पीते हैं पानी, सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता है अगर हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो हाउएवर इट नीड्स टू बी नोटेड दैट सिंपली डिस्कार्डिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज़ नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बस हम ये नहीं कह सकते कि केमिकल्स को यूज़ मत करो तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। रेदर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी सॉइल हेल्दी रहे, उसका न्यूट्रिशियस ख़त्म ना हो। तो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ गेटिंग अ क्रिटिकल सपोर्ट थ्रू द इमर्जिंग डिमांड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग is emerging demand for the organic foods. So here demand is increasing for pure goods which are used by the developed nation. 10% of their food system come under organic farming, and to encourage this organic food chain is made in the supermarket which is awarded with green status, and organic foods commands higher price of around 10 to 100% than conventional food. तो इनकी प्राइजेस भी मार्केट में हाई रहती है बिकॉज दे आर नॉन केमिकल गुड्स। सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज क्लियर नाउ। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? Others also. Okay, so why organic farming is important? First, organic farming is important because it discards the use of non-renewable resources. Anybody can tell me what do you mean by non-renewable resources? Non-renewable resources means beta? Yes, which are not used again and again. Example, coal, petrol. It will take time to get again. फिर से बनने में बहुत टाइम लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं? इनको टाइम लगता है क्या? They are coming under renewable resources. So discard the use of non renewable resources. मतलब हमें
ये पेट्रोलियम, डीजल, इन चीज़ों का जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं इनको यूज़ करना कम करते जाना है, क्योंकि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको टाइम लगता है बनने में। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, पॉल्यूट नहीं होगा, हमारी सॉइल पॉल्यूट नहीं होगी, हमारा वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, तो हमारी एनवायरनमेंट क्या होगी, फ्रेश रहेगी। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज वी आर यूजिंग एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट which are the natural source of generation, not the artificial source of generation. So there we are not using any chemical fertilizers. So when we are not using any chemical fertilizers, so they will not erode the soil fertility. Soil will rich in their nutritious, which is making its fertility high. Clear these things? Healthier and tastier food, if we are not using any chemicals, so the food that is cultivated will be a more tastier and healthier. Anyone can give an example, like in our school sisters are producing or cultivating, so they are not using any chemicals. So if we are using that food, then it will be more tasty than the chemical food. So the food which are generated or cultivated through the without chemicals, so that food is more tasty and healthy. Inexpensive technology for small and marginal farmers. So inexpensive means now they are not no need to use technology. So when the farmers are not using any technology, so it will be inexpensive method for them, सस्ता method रहेगा, which will help them to produce. बट इससे डीमेरिट क्या हो जाती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो प्रोडक्शन कम होती है तो इनके खर्चे ज़्यादा रहते हैं, प्रोडक्शन कम होती है तो जिसके कारण इनकी इनकम नहीं हो पाती है। तो दोनों ही तरीके हार्मफुल बन जाते हैं। अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो केमिकल्स महंगे आते हैं, मगर महंगे आने के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ जाती है। और अगर हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आप भले ही ज़्यादा में भी बेचोगे तो भी आप उतना नहीं अर्न कर पाओगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर दिस नाउ? So your chapter here only. Keep studying.